रहुआ कैसन बानी। आज मुझे यहाँ पे आके सिवान में बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, मौलाना मजहरुल हक की धरती है, और यहाँ पे आके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही महान जगह आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जब बात हो रही है तो संविधान की बात होनी चाहिए, क्योंकि संविधान कमेटी के वो अध्यक्ष थे। आज हमारे संविधान की जो दशा कर दी गई है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। संविधान क्यों बना था, इन बातों पे चर्चा करने की अब जरूरत है। 74 साल पहले जब हम आज़ाद हुए थे तो क्यों आज़ाद हुए थे, उस पर भी चर्चा करने की अब जरूरत है। सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। आजकल लगता है कि हमें ऐसा लगने लगा है कि वो एक कहानी थी। कहानी नहीं थी, लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी इस देश के लिए। और क्यों कुर्बान की थी, कागज पे लिखाने के लिए कि लोकतंत्र है, नहीं, इसीलिए कुर्बान की थी कि एक खास मानसिकता के लोग हमारे कर लेकर हमसे वो पैसा चुरा रहे थे, कोठियों में बैठा करते थे और एक हुकूमत की मानसिकता से शासन करते थे। आज यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या आज हम आज़ाद हैं? उस वक्त के उस हुकूमत में और आज के हुकूमत में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। वो आज़ादी हमें इस वजह से मिली थी ताकि यहाँ पे आप लोग जितने भी खड़े हैं सबके पास कम से कम नौकरी होनी चाहिए थी। क्या नौकरी है? आजकल ये लोग नया नया कहना शुरू किए हैं। जब चुनाव आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस बार तो चुनाव में एक पढ़ी लिखी पार्टी आ गई है, तो जो भी पढ़ी लिखी पार्टी करती है उसको ये कॉपी करते हैं। खुद से कुछ करने के लिए तो दिमाग चाहिए, वो तो इनके पास है नहीं, माफ़ करिएगा। तो कहने लगे हैं बेरोजगारी हटाओ। जिनकी वजह से बेरोजगारी है वही लोग अब बेरोजगारी हटाने की बातें करने लगे। मैं कहती हूँ कि नौकरी दिलाओ, यही नारा है प्लूरल्स का, नौकरी दिलाओ। और गौर करने वाली बात यह है कि जिनको खुद ही नहीं नौकरी मिलेगी वो आपको क्या नौकरी देंगे। ये भी कहने लगे हैं गरीबी हटाओ। 74 साल से आज तक ये लोग गरीबी ही हटा रहे हैं। मैं कहती हूँ अमीर बनाओ। अमीर बनाओ का क्या मतलब होता है? गरीबी हटाओ का मतलब होता है कि हर चुनाव से पहले 400 रुपए का एक भत्ता दे देंगे, रोटी के जैसे। अमीर बनाओ का मतलब होता है बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य होनी चाहिए, बेहतर जिंदगी होनी चाहिए। एक शब्द होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं ये दावा करती हूँ कि इस सरकार में जितने नकली नेता हैं उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। प्रशासन की बात करते हैं। कल हम आप लोग सारी चीज़ें खुद ही जानते हैं, इसलिए बहुत जागरूक करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। कल हम लोग जा रहे थे डीएम साहब से मिलने के लिए, अभी आपको महासचिव महोदय ने भी बताया।
वहाँ के हालात देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। साहब आते हैं, एसपी साहब, कम से कम 50 पुलिस वालों के साथ, उनको किससे हिफाजत की ज़रूरत है? क्या उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी बंदूक चलाने की? और जब वो सीढ़ी चढ़ के गए तो सबको ऐसे सीढ़ी से हटा दिया मानो कि हम कुत्ते हों। इसीलिए यूपीएससी करते हैं कंपीट। इन प्रश्नों को पूछना अब जरूरी है। डीएम साहिबा मिली नहीं क्योंकि वो ऑफिस में नहीं थी। फोन पे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं आएंगी। तो वहां से पैदल चल के गांधी सेतु पुल पार करके और राज्यपाल के पास एक चिट्ठी देने जा रही थी। रास्ते में इनकम टैक्स के पास पहुंच के बहुत करीब पहुंच गई थी, वहां पे रोक लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन ने 3 घंटे तक फुटपाथ पर बैठना पड़ा क्योंकि वो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना है। दुर्दशा का बिहार का ये भी एक कारण है कि वो कुर्सी पे बैठने वाले लोग कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। और फिर वहाँ पे उन्हें कहा कि हमारा अधिकार है, आप हमें वहाँ तक जाने दें। तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, अरेस्ट करके थाने ले गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ वो रहने देते हैं। अंत में हमसे कहा, हमें नहीं जाने दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के स्टैच्यू तक नहीं जाने दिया। हमने कहा वो स्टैच्यू तो हमारा है। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल है, प्रोहिबिटेड एरिया है, आप नहीं जा सकते। रास्ता कब से प्रोहिबिटेड हो गया है? और अंत में जब उन्हें लगा कि हम भी तो जिद्दी हैं तो शायद निकल के चले जाएं, तो उन्होंने कहा हमें आदेश है कि हम आपको हिफाजत से घर पहुंचाएंगे। हमें हमारे कार्यकर्ताओं से बात नहीं करने दिया जो बाहर में खड़े थे। मीडिया भी, कर्मी भी बहुत सारे थे, कुछ जो दिल्ली से आए थे और कुछ जो फ्री इंडिपेंडेंट मीडिया है। पटना की प्रिंट मीडिया तो नहीं आई नज़र। खैर, हिफाजत से फिर उन्होंने हमें घर पहुंचाया। हिफाजत की ज़रूरत तो 10 तारीख के बाद अब इन लोगों को पड़ेगी, क्योंकि सारे फाइल मैं खुलवाऊंगी। पिछले 30 साल के सारे फाइल खुलेंगे। हमने इस वजह से आज़ादी नहीं पाई थी। कहा था ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कि संविधान कितना भी महान हो, चलाने वाले पर निर्भर करेगा कि वो कैसे चलाता है। और इन्होंने लोकतंत्र की धज्जी उड़ा के रख दी है। मैं नहीं चाहती कि सिवान किसी और वजह से जाना जाए। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सिवान है, तो पढ़े लिखे लोगों की वजह से ही जाना चाहिए। बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आपकी हर बात से सहमत हैं, आपके समर्थक हैं, लेकिन मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। मोदी जी नहीं आएंगे सीएम बनने। प्लूरल्स पार्टी के अलावा अगर आपने किसी को भी चुना तो यही 2 लोग आएंगे, नीतीश जी और लालू जी के सुपुत्र, जिनको तो आना भी नहीं चाहिए। क्या हमारे बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? है ना पढ़े लिखे लोग? तो फिर 9वीं फेल इंसान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सोच के देखिए, पहले भी हम पे तो इतना मजाक उड़ाया जाता था। याद करके देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के नाम पे अनपढ़ होने का,
अंगूठा छाप होने का और क्या क्या सब कुछ सुना है बिहार के बाहर भारत में। अब कहेंगे 9वीं फेल मुख्यमंत्री। ये तो नहीं चाहिए और ये होने नहीं देंगे। पूछते हैं कुछ लोग मुझसे आके कि आपको क्यों चुने, आपको क्यों चुने, ये पूछने की जरूरत है। हम उनको क्यों चुनेंगे? एक जो कि बहुत डिंडोरा पीटते हैं सुशासन का। सुशासन का तो उनको इतना ही मतलब पता है कि हमारे ही पैसे की कोठी में एक अन्य मार्ग में बैठे हुए हैं पिछले 15 साल से, और उनके पीछे में स्लम है जो 40 साल से है। उनके लिए घर नहीं बना पाए, लेकिन एमएलए फ्लैट बन गए, और फ्लैट जैसा है भी नहीं, लंदन के किसी बंगलों से कम नहीं दिखता है। क्या हम इस वजह से टैक्स देते हैं? सबकी कोठी जाएगी। भारत आजाद हुआ था वैसे नहीं चलेगा जैसे कि ब्रिटिश हुकूमत में चला करता था। ये तमाशा है। 74 साल बाद भी वो लोग उसी कोठी में बैठते हैं, उसी मिजाज से बैठते हैं। ये अब खत्म होगा और बिहार से इसकी शुरुआत होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें आदत हो गई है, बहुत सारी चीजें। बहुत लोग मुझे आके ये भी कहते हैं कि हम आपको क्यों चुने, क्योंकि आप युवा हैं। फिर नाम लेते हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, चिराग जी भी युवा हैं, और ऐसे कई और जितने सारे युवा लोग हैं उनका। मैं नहीं मानती कि ये लोग युवा हैं। युवा आदर्शवादी होता है, युवा ईमानदार होता है, युवा क्रांतिकारी होता है। बुढ़े मानसिकता वाले लोग युवा नहीं होते, चाहे उनकी कोई भी उम्र हो। पिताजी के नाम पर वोट मांगने वाले लोग युवा नहीं होते। जिनकी कोई काबिलियत नहीं होती है, खुद को लीडर कहने वाले लोग युवा नहीं होते। आज भी मुझसे कई बुजुर्ग मिले हैं जिन्होंने मुझे माला पहनाया है, वो भी युवा हैं, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए। जिस भी व्यक्ति को बदलाव चाहिए, जो भी व्यक्ति ईमानदार है, क्रांतिकारी है, वो युवा है। और ये लोग तो कतई युवा नहीं हैं। बिहार हम इनको क्यों दे दें? तेजस्वी जी को और नीतीश जी को बिहार क्यों दे दे? नीतीश जी के सुशासन को 15 साल देखा है, क्या विकास हुआ है? मैंने सिर्फ यही सुना है, सड़कें हैं, सड़कें हैं। सड़कें तो कैसी हैं वो मैं भी देखती हूँ। 15 साल से ये सड़कें की ही चर्चा कर रहे हैं। हमने सड़क बनाया, बिजली लाया, सड़क बनाया, बिजली लाया। कम से कम वो तो 100% सही तरीके से कर लेते। 45 विभाग हैं सरकार में, सिर्फ 2 ही विभाग नहीं है। उन विभागों का क्या जिनसे हमारी जिंदगी प्रभावित होती है, उन विभागों का क्या? बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब तक ऐसी रहेगी, मैं यहाँ पे खड़े होकर आज बोल रही हूँ, बिहार का कभी विकास नहीं होगा। कभी नहीं। शिक्षा व्यवस्था और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भविष्य नहीं होगा जब तक हमारे भविष्य की इज्जत नहीं होगी। जब तक हमारे बच्चों को स्कूल जाके देखिए, सरकारी प्राइमरी स्कूल जाके देखिए, हर जगह जाति व्यवस्था है। स्कूल्स में भी जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था एक मानसिकता है। पार्टी में भी जाति व्यवस्था है। नई पार्टी, पुरानी पार्टी, बाहुबल वाली पार्टी, कम बाहुबल वाली पार्टी। हमारे लगभग 100 नामांकन इन्होंने रद्द कर दिए। क्या आज तक भारत के इतिहास में किसी ने सुना है कि किसी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया हो? मैंने नहीं सुना है। किसी ने यह भी कहा
कि आपके नए लोग थे। किसी ने ये भी कहा कि पता नहीं आपने अनपढ़ लोगों को दे दिया और इतना पढ़ा लिखा होने की बातें करते हैं। अनपढ़ लोग होने की वजह से अगर नामांकन रद्द होते तो 99% जो नकली नेता हैं वो कभी चुनाव ही नहीं लड़ पाते। अब आगे बढ़ने का वक्त है। बाल पका लेना अनुभव नहीं होता, फिर तो किसी को भी ले जाके बैठा देते हैं। सरकार के लिए नीतियां बनानी आनी चाहिए। इतना आसान नहीं होता, किसी भी राज्य को चलाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए नीतियां बनानी आनी चाहिए और वो सीखना मुश्किल होता है। वो मैंने सीखा है, विकसित देशों के लिए नीतियां बनाई हैं, इसीलिए कह रही हूं। एक भी रुपए का गलत इस्तेमाल नहीं हो, ये ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही राजा महाराजा के जैसे उठ के नहीं कह देते सवेरे सवेरे कि अब एक काम करिए, पटना में सिर्फ फ्लाईओवर बनाइए और बनाते जाइए। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम करिए और चुनाव तक में सबको ख़त्म कर दीजिए। मैं क्या कह रही हूँ सबको समझ में आ ही रहा होगा। कोरोना ख़त्म हो गया है, नहीं हुआ है ना, फिर ये चुनाव कराना क्यों ज़रूरी था? चुनाव के पहले तक कोरोना था। जब इनको चुनाव का प्रचार करने का दिन नज़दीक आया तो फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। वॉक ओवर चाहिए। इन सब को पता है कि अगर प्लूरल्स की सरकार वहाँ पे आ गई तो इनका जो ये राजनीति के नाम पे धंधा चल रहा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं भी करें, ये भी बता देती हूँ, लोग कहते हैं ना कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। प्लूरल्स पार्टी कुछ करेगी या नहीं करेगी उसका 50% संभावना है। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन ये दोनों तो कुछ नहीं करेंगे उसका 100% संभावना है। और अगर हम सिर्फ वहां पे बैठ भी गए ना तो भी बिहार का विकास हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी कोई काम नहीं करते। बिहार को पूरे तरीके से बदलने की ज़रूरत है और वही करने आई हूं मैं। राजनीति का जो स्तर इतना गिर गया है, हर चीज़ का स्तर गिर गया है। हर व्यक्ति जो उस लोकतंत्र के तंत्र में है किसी न किसी के लिए बैटिंग कर रहा है। कोई किसी की तरफ है, कोई किसी और की तरफ है। किसी का नाम ले लीजिए तो उसको लगता है कि अच्छा ये उनकी तरफ है। 100 बार पूछा है आप राइट हैं कि लेफ्ट हैं, 100 बार कह चुकी हूँ। प्लूरल्स नाम है पार्टी का। प्लूरल्स का मतलब ही होता है कि हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ शासन करें, और यही बिहार चाहिए मुझे। ये लड़ के किसी का भला नहीं हुआ है, सिर्फ इन नेताओं का भला हुआ है। अभी आप किसके बगल में खड़े हैं, क्या उससे पूछे हैं कि आपकी जाति क्या और धर्म क्या है? ये लोग जाति के नाम पे जाके वोट ले आते हैं। मैं पूरा बिहार घूम चुकी हूँ, वापस कभी नहीं जाते। सबकी हालत एक जैसी है, सबकी हालत खराब है। ये मौका है। बहुत लोग ये भी कहते हैं अभी तो आप नया आए हैं, 5 साल देखेंगे, 5 साल और संघर्ष करिए। 5 साल और संघर्ष करना है, 5 साल और नौकरी नहीं चाहिए। आप हमें थोड़े ही संघर्ष कराएंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि हम 5 साल और जिंदगी बर्बाद करते हैं, आपको उसके बाद देखेंगे। चुनना होता है एक दिन। आपके अंदर का जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आज उससे मैं ये अपील कर रही हूँ। एक दिन ही जाना होगा, एक बटन दबाना होगा। सबको देख चुके हैं। फल भी खरीदने जाते हैं तो समझदारी से खरीदते हैं, यहाँ तो अपनी जिंदगी किसी के हाथ में दे रहे हैं। इस बार समझदारी से काम लेना है। एक इतना शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर साहब जो आपके बीच में खड़े, बहुत किस्मत से हुआ है कि ये आए और लड़ रहे हैं।
ये भी कह दूं, जिस तरीके के नेता हैं, जिनको मैं नकली नेता कहती हूं, ये जिस तरीके के व्यक्ति हैं, आएगा भी नहीं कोई राजनीति में। कौन आएगा? उन्हें तो देख के ही मुझे लग जाता है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। तमाशा बना के रख दिया है राजनीति को। हम इसीलिए आए हैं कि हर साल आपको 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट जॉब्स ला के दे, और हमें देना आता है। ये भी कहने लगे हैं नया 10 लाख नौकरी देंगे पहले कैबिनेट में। पहला कैबिनेट तो उनका है भी नहीं। पिछले साल इन लोगों ने साथ में ही सरकार बनाई थी महागठबंधन की, याद है ना सबको? 1.25 साल से भी ज्यादा बैठे थे उप मुख्यमंत्री बनके। वो भी दुर्भाग्य था बिहार का, ये उप मुख्यमंत्री बन गए, बताइए। और हर मंगलवार को 1.25 साल से भी ज्यादा कैबिनेट में बैठे। 3 विभाग उनके पास था, अपने विभाग तक में एक भी नौकरी नहीं निकाली। तो अब उनका क्या परिवर्तन हो गया है रातों रात? अब दुनिया भर की काबिलियत उनमें आ गई है और नीयत भी अच्छी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योग की बात करते हैं, सिवान की बात करते हैं। सिवान में चीनी मिलों का जाल हुआ करता था, याद है ना सबको? अभी भी एक सूता मिल है जहां हम गए भी थे पिछले बार, जहां पे वो कहते हैं कि हर बार जब वो आते हैं तो हम उसके सामने लेट जाते हैं कि हम नहीं करने देंगे कुछ भी। रातों रात पटना से ही इनॉग्रेशन करा लिया, बटन दबा के कॉलेज का बोर्ड लगा दिया, और कहते हैं कि यहाँ तो उद्योग लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे समुद्र नहीं है। इससे ज़्यादा बेतुकी बात मैंने पूरी दुनिया में आज तक नहीं सुनी। क्या 30 साल पहले बिहार में समुद्र हुआ करते थे? उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। वो जो सूता मिले तो फिर वो क्या है? ज़मीन ही ज़मीन है। युवा, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको कही युवा होने पे। हेलीकॉप्टर, इनका हेलीकॉप्टर देखते हैं ना, उतरता है हर जगह, उतरते हैं, भाषण देते हैं और उड़ जाते हैं। यही इनका मॉडल, सुशासन का यही मॉडल है। इससे कोई विकास नहीं होगा। लोगों के बीच जब तक प्रतिनिधि नहीं रहेगा, उसी सड़कों से नहीं जाएगा जिस सड़क से आप चलते हैं, तो बाकी सारी बातें सिर्फ तमाशा और बेतुकी बातें हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछने की ज़रूरत है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? जनता पूछेगी। जनता को पूछने की ज़रूरत है क्योंकि वो आपका पैसा है। आप टैक्स का पैसा इनको पालने के लिए नहीं देते। सबको पता है, यहाँ पे आप लोग जितने लोग खड़े हैं सब जानते हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग चोर हैं। इन्होंने सिर्फ पैसा चुराया है और वहाँ पे बैठ के तमाशा किया है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जितना गंभीरता से मैं इस चीज़ को ले रही हूँ, उतना गंभीरता से आप लोगों को इस चीज़ को लेने की अब ज़रूरत है। हंसी वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है। इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने रास्ते पे सरकारी नियम खराब होने की वजह से अपने शरीर का बहुत सारा हिस्सा खो दिया है। वो हम में से कोई भी हो सकता है। अच्छे लोगों के हाथ में सरकार दीजिए, इस बार मौका है। एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना ईमानदार व्यक्ति, एक डॉक्टर आपके यहाँ से प्रत्याशी हैं। मैं तो आंख बंद करके जाके दे देती। आपको भी वही करने की ज़रूरत है। एक बिहारी के नाते कह रही हूँ कि नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति दिलाइए। अब आगे बढ़ते हैं। और आज पहली बार सिवान की इस धरती पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आया, संविधान का नाम आया, तो एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम आना चाहिए,
असली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनको याद करके मेरे साथ सबसे पहले तो ये कह दीजिए, नौकरी चाहिए ना सबको, गाड़ी चढ़ना है ना सबको, तो उनको याद करके इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरे साथ जोर से कहिए जय हिंद। फिर से कहिए जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।